अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है गिबरेलिक एसिड। ये दूसरा हार्मोन है जो कि प्लांट की ग्रोथ कराने में मदद करता है। दूसरा हार्मोन है, पहला था ऑक्सिन जो कि प्लांट ग्रोथ कराने में मदद करता था। ऑक्सिन का मतलब था टू ग्रो। अब दूसरा है गिबरेलिक एसिड। इसका मतलब जान लेते हैं, इसकी डिस्कवरी जान लेते हैं। दूसरा हार्मोन है गिबरेलिक एसिड। दूसरा हार्मोन है गिबरेलिक एसिड। अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी वो जान लेते हैं। गिबरेलिक एसिड की डिस्कवरी की थी ई क्यूरेसोवा, एक जैपनीज साइंटिस्ट थे उन्होंने, जो कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक राइस का प्लांट देखा। राइस यानी धान या फिर जो चावल वाला प्लांट होता है उसको देखा। तो उसमें उन्होंने देखा जो चावल का लेंथ होता है, राइस का प्लांट की लेंथ होती है, वो नॉर्मल से, जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा आ रही थी। साथ ही साथ उस पौधे में ये कमी थी कि वो पीला था, बहुत ज़्यादा पीला था, और साथ ही साथ वो अपनी प्रोजनी नहीं प्रोड्यूस कर सकता था, मतलब अपने बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर सकता था। लेकिन उसमें खासियत एक थी कि प्लांट की जो लेंथ थी वो ज़्यादा बढ़ जा रही थी। तो दूसरा जो हार्मोन था लेंथ बढ़ाने के लिए वो था गिबरेलिक एसिड। तो दूसरा इसकी डिस्कवरी की थी ई क्यूरेसोवा नामक साइंटिस्ट ने। डिस्कवरी ई क्यूरेसोवा एक जैपनीज साइंटिस्ट थे जो कि राइस के प्लांट पे वर्किंग ऑन राइस प्लांट, जो कि उन्होंने देखा कि एक तरह की डिसीज थी। उस डिसीज का नाम था बैकने डिसीज। बैकने मतलब होता है फुली सीडलिंग। इसका मतलब होता है कि जो पौधा होता है वो हद से ज़्यादा लंबा हो जाता है, साथ ही साथ वो अपनी प्रोजनी नहीं प्रोड्यूस कर सकता। वर्किंग ऑन बैकने डिसीज इन राइस प्लांट। वर्किंग ऑन बैकने डिसीज इन राइस प्लांट। ठीक है, उन्होंने देखा क्या, जो मान लो ये नॉर्मल राइस का पौधा है, ठीक है, राइस या धान का पौधा है, तो बाकी नॉर्मल पौधे इतने रहते हैं, और जिस पे वो काम कर रहे थे उसमें कोई बीमारी आ गई थी। एक बीमारी आ गई थी फंगस की वजह से, जो कि बहुत ज़्यादा पेड़ की लंबाई बढ़ा देता था, लेकिन उसमें एक कमी आ गई थी कि वो अपनी प्रोजनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये राइस का प्लांट है, राइस प्लांट। इसकी जो लेंथ थी, इसमें खासियत क्या क्या थी, इस डिसीज की वजह से आ जाने की वजह से खासियत थी कि लेंथ ज़्यादा होती थी, लेंथ मोर, और स्टेराइल प्लांट। स्टेराइल मतलब ऐसा जीव जो कि अपनी प्रोजनी यानी अपने बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेंथ मोर, स्टेराइल प्लांट। और इसकी खासियत और थी, ये बहुत ज़्यादा पेल येलो यानी हल्का येलो कलर का होता था, पेल येलो कलर की इसकी लीफ होती थी, और साथ ही साथ ये अपनी प्रोजनी प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। स्टेराइल प्लांट था, मतलब इसमें सीड नहीं बनती थी, सीड एब्सेंट, बीज नहीं होते थे, जिसकी वजह से अपने आने वाली प्रोजनी प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। अब हम जान लेते हैं ये होता क्यों था। ये डिसीज मैंने पहले ही बताया, ये फंगस की वजह से होता था, फंजाई की वजह से। ड्यू टू दिस डिसीज ऑकर ड्यू टू फंगस। जैसे पेड़ वगैरह में फंगस लग जाते हैं तो उसमें बीमारी हो जाती है, सेम उसी तरीके से राइस के प्लांट में जब फंगस लग जाता था तो उसकी वजह से ये राइस का प्लांट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था, साथ ही साथ वो स्टेराइल हो जाता था। तो उस डिसीज को नाम देते थे बैकने डिसीज, यानी फुली सीडलिंग, बेवकूफ सीडलिंग। फुलिस मतलब शब्द होते हैं ना बेवकूफ, की लंबा बहुत हो गया लेकिन अपने बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, इसलिए वो शब्द इस्तेमाल किए फुली सीडलिंग। उसका नाम था बैकने डिसीज। फंगस की वजह से होता था, उसका नाम था, जो बीमारी हुई थी उसका नाम था गिबरेल्ला, यानी गिबरेलिक एसिड की वजह से हुआ था। मतलब जैसे फंगस की वजह से हुआ तो गिबरेलिक एसिड इसके अंदर बन गया, इस वजह से ये ग्रो नहीं कर पाया। तो जो बीमारी का नाम दिया उसका नाम था गिबरेला फ्यूजिक्यूराइया। गिबरेला फ्यूजिक्यूरोई। ठीक है, अब उन्होंने साइंटिस्ट ने, जो ई क्यूरेसोवा नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस जो गिबरेलिक एसिड था इसको आइसोलेट कर लिया। ठीक है, आइसोलेट गिबरेलिक एसिड, या फिर जो कि स्टेराइल फिल्ट्रेट, मतलब जिसकी वजह से वो बच्चा नहीं बना पाता था, स्टेराइल फिल्ट्रेट। कहाँ से आइसोलेट किया, फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट, आइसोलेटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट, मतलब जहाँ पे बीमारी होगी वहीं से उस बीमारी का
जो वायरस होगा उसको आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको आइसोलेट करने के बाद जो स्टेराइल फिल्ट्रेट था इसको एक अच्छे पौधे पे लगा दिए, ऐसा पौधा जो जिसकी हाइट कम थी और ग्रो नहीं कर पा रहा था, तो उसकी हाइट बढ़ाने के लिए इस स्टेराइल फिल्ट्रेट यानी गिबरेलिक एसिड का यूज़ किए। अप्लाई ऑन प्लांट्स। तो उसका रिजल्ट क्या आया? जो रिजल्ट आया वो ये था कि जो लेंथ थी वो बढ़ गई, लेंथ इंक्रीज। ठीक है इस केमिकल का नाम दिया गया गिबरेलिक एसिड। ठीक है, अब कहाँ से ये बीमारी होती थी? मैंने बता दिया फंगस की वजह से बीमारी होती थी। ठीक है, हाइयर प्लांट्स में जो बड़े पौधे थे, घास वगैरह में नहीं होती थी, हाइयर प्लांट जैसे डाइकॉट वगैरह। ये जो राइस प्लांट है ये डाइकॉट है एक तरह का, मतलब जो बड़े पौधे होते हैं उसे डाइकॉट कहते हैं। तो सोर्स क्या था? सोर्स था फंगस। सोर्स जब फंगस लग जाता था तभी ये बीमारी होती थी, तो सोर्स इस बीमारी का था फंगस। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि इसको आइसोलेट तो कर लिए, लेकिन इसको टेस्ट करने के कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो सब जान लेते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं ये बनता कहाँ है। ठीक है साइट ऑफ सिंथेसिस, मतलब जहाँ पे बनता है वो बनता कहाँ है? ये बनता है सीड्स में, यानी जो सीड होती हैं वहीं बनेगा, क्योंकि वही आगे जो ग्रो करेगा। सीड्स में बनता है, नोट्स में बनता है, यहाँ पे। ये मैंने स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था तो बताया था, ये जो बीच का गैप है इसे नोड कहते हैं, और जो ये गठीला पार्ट है ये नोड कहता है, और जो बीच का गैप है इसे इंटर नोड कहते हैं। इंटर मतलब दो नोड के बीच का गैप। तो ये नोड पे बनता था, साइट ऑफ सिंथेसिस पहला नोड पे बनता था, और कहाँ बनता था? सीड्स में बनता था। सीड्स यानी बीजों में पाया जाता था। अब इसको प्रमोट करने में मदद कौन कर सकता है? जैसे ऑक्सीजन को प्रमोट करने के लिए जो प्रिकर्सर था, यानी जो उसको प्रमोट करता था, वो था इंडोल रिंग। इंडोल रिंग का एक वो बेहतरीन एग्जांपल मैंने लिया था ट्रिप्टोफैन। ये ऐसे हेक्सा रिंग बनाया नहीं था, फिर पेंटा रिंग बना के नाइट्रोजन लगाया था, तो वही थी इंडोल रिंग। उसी तरह इसका भी कोई प्रिकर्सर होगा, यानी जो इसको बनाने में मदद कर रहा होगा। इसका प्रिकर्सर कौन होता है? इसका प्रिकर्सर होता है एस्टाइल कोएंजाइम ए। प्रिकर्सर, इसका प्रिकर्सर होता है एस्टाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि 2 कार्बन का एक कंपाउंड होता है। और अगर इसी एस्टाइल कोएंजाइम का कंपाउंड 2 कार्बन से लेकर हम 10 कार्बन का कंपाउंड बनाएं, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा टर्पीन। और यही टर्पीन हम अगर 20 कार्बन का बनाएं, 20 यानी इसका सीधा सीधा दुगना हुआ, तो वो क्या बनेगा? डाई टर्पीन। डाई टर्पीन यानी 2 टर्पीन, मतलब 2 टर्पीन के बराबर का कंपाउंड। ठीक है, 20 कार्बन का ये कंपाउंड बना। और इस डाई टर्पीन को क्या कहते हैं? गिबरेलिक एसिड कहते हैं। इसी डाई टर्पीनॉइड्स को या डाई टर्पीन को गिबरेलिक एसिड कहते हैं। तो गिबरेलिक एसिड की खोज ई क्यूरोसोवा नामक साइंटिस्ट ने की थी, जो कि राइस के प्लांट पे काम कर रहे थे। उन्होंने देखा जो राइस का प्लांट था उसकी हाइट नॉर्मल प्लांट से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो प्लांट स्टेराइल था। वो हो क्यों रहा था? फंगस की वजह से हो रहा था। उस बीमारी का नाम रखा गया गिबरेला फिजिकोराइया। उसमें क्या होता था? जो लेंथ थी प्लांट की वजह से, जो फंगस आके लग जाता था, वो जिस पौधे में लगता था उस प्लांट की जो लेंथ थी वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी। साथ ही साथ वो पेल येलो कलर का हो जाता था, यानी हल्का येलो, और वो प्लांट सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता था, मतलब आने वाली प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस कर सकता था। तो इसमें से जब वो जिस पौधे में वो फंगस आके लगा, उस पौधे में से जब वो फिल्ट्रेट निकाला गया जिसकी वजह से वो स्टेराइल हो रहा था, तो वो फिल्ट्रेट गिबरेलिक एसिड था। जब उसको दूसरे पौधों पे लगाया गया जिनकी हाइट छोटी थी, तो उनमें फायदा ये हुआ कि हाइट उन पौधों की बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। तो सोर्स क्या था? इसका फंगस था। जहाँ पे बन रहा था वो कहाँ था? नोड पे बन रहा था। नोड यानी गठीला पार्ट, जहाँ पे होता है जैसे गन्ना होता है ना, गठीला गठीला पार्ट होता है, उसी तरीके से नोड, उसी जगह को नोड कहते हैं। वही नोड पे बन रहा था और बीजों में बन रहा था। ठीक है, प्रीकर्सर क्या था? मतलब कौन इसको बनाने में मदद कर रहा था? एस्टाइल कोएंजाइम में, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड था। अगर उसको मतलब इसको समझाने के लिए रखा हूँ, प्रीकर्सर तो ये था डाइटर्पीन। एस्टाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। जब इसी को 10 कार्बन का कंपाउंड करते हैं तो उसे टर्पीन कहते हैं, और इसका दुगना जब करते हैं तो उसे डाइटर्पीन कहते हैं, जो कि 20 कार्बन का कंपाउंड होता है, उसी को गिबरेलिक एसिड कहते हैं। तो कि ये डाइटर्पीन इसका प्रीकर्सर था, यानी इसको बनाने में मदद कर रहा था। अब हम जान लेते हैं इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करते हैं, कि पता कैसे लगाते हैं कि ये है। तो टेस्ट करने के लिए हम नेक्स्ट पेज का यूज कर लेते हैं। टेस्ट फॉर गिबरेलिक एसिड। टेस्ट फॉर गिबरेलिक एसिड। तो कौन कौन से टेस्ट हैं? जिसे हम बायो एसे भी कहते हैं। बायो एसे मतलब टेस्ट ही होता है, बायो एसे, या फिर टेस्ट फॉर गिबरेलिक एसिड। ठीक है, बायो एसे। तो
कौन कौन सा टेस्ट होता है? दो तरह के टेस्ट होते हैं। पहला कि टेस्ट करने का एक बहुत बेहतरीन माध्यम है कि जो पौधे छोटे हों उन पे गिबरेलिक एसिड अप्लाई कर दो, वो लंबे हो जाए तो मतलब वो गिबरेलिक एसिड ही था। तो पहला है डॉर्फ प्लांट पे ये बायो से किया गया। डॉर्फ प्लांट, जो ऐसे पौधे लिए गए जो जल्दी उगते हैं, जैसे पी वगैरह, मेंडल साहब ने भी उस पर एक्सपेरिमेंट किया था क्योंकि वो 2 हफ्ते में या फिर बहुत कम टाइम में ग्रो अप कर जाते थे और इजीली ऑब्जर्व कर सकते थे। तो डॉर्फ पी प्लांट पे बायो से टेस्ट किया गया। डॉर्फ पी प्लांट बायो से जो पी यानी जो मटर के पौधे छोटे होते थे उस पर जब ये अप्लाई किया गया, व्हेन अप्लाइड गिबरेलिक एसिड, तो वो क्या कर गया, प्लांट बिकम लार्ज, प्लांट लेंथ बिकम लार्ज, प्लांट लेंथ लंबाई जो थी वो बढ़ गई, प्लांट लेंथ बिकम लार्ज। तो यानी क्या किया, हेल्प टू ओवरकम डॉर्फिज्म, यानी जो छोटापन था उसको दूर कर दिया, बौनापन, हेल्प टू ओवरकम डॉर्फिज्म। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो टेस्ट था वो क्या किया, दूसरा टेस्ट था बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट। जो दूसरा टेस्ट था वो था बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट। उसमें क्या था वो भी बता देता हूं, बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट। ठीक है, ये जो टेस्ट था वो था कि जो एंडोस्पर्म होता है, जैसे मोनोकोट या डोइकोट कोई भी प्लांट होता है, तो उसके अंदर का जो पार्ट होता है, जैसे ये आप आगे जाएंगे क्लास 12th में तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि जैसे ये फ्लावर होता है, ठीक है, तो फ्लावर में जब ऐसे, सॉरी मैं यहाँ ये स्पेस यूज़ कर लेता हूँ, जैसे ये फ्लावर होता है, फ्लावर का ये पार्ट स्टिग्मा कहलाता है, ये पार्ट जो रहती है ये स्टाइल कहलाता है, ये पार्ट स्टिग्मा कहलाता है। फिर आगे आएंगे तो ऐसे बना होता है ना बल्ज पार्ट, तो ये यहाँ से पॉलन जब जाता है तो यहाँ पे जाके ऐसे फर्टिलाइज करता है। तो ये जो पार्ट है इसको मैं ऐसे बड़ा सा बना देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। तो ये जो अपर 3 पार्ट्स होते हैं इसे हम कहते हैं एंटीपोडाल। एंटीपोडाल यानी थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन को सप्लाई करते हैं जब तक वो सीड ग्रो अप कर रहा होता है, और बीच में तो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और यहाँ पास 3 सेल्स होते हैं। इसमें से ये जो बीच वाला सेल्स होता है ये होता है एग सेल, ठीक है, और लास्ट के जो 2 सेल होते हैं इसे कहते हैं सिनर्जिड। सिनर्जिड का काम ये होता है जब यहाँ से पॉलन ग्रेन आए तो एक पॉलन ग्रेन को पॉलन यहाँ पे भेज दिया जाए, पॉलन ग्रेन को, ठीक है, एक पॉलन को यहाँ बीच में भेज दिया जाए पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करने के लिए, जो कि आगे एंडोस्पर्म बनाएगा। फ्यूज करने के बाद फ्यूज विथ पॉलन, जब पॉलन के साथ फ्यूज कर जाएगा तो वो एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म मतलब 3N, ऐसा पार्ट जो कि प्लांट को न्यूट्रिशन सप्लाई कर सके या सीड को न्यूट्रिशन सप्लाई कर सके, क्योंकि सीड में जान होती है, जब उसको हम लोग वाटर देते हैं तभी वो ग्रो अप कर पाता है। तो लेकिन कोई पार्ट होगा ना तब तक सीड को जिंदा रखने के लिए, जिसकी वजह से सीड जिंदा होगा, वो होगा एंडोस्पर्म पार्ट। जो एंडोस्पर्म होता है यही, जब ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ ये 2 पोलर न्यूक्लियाई आते हैं, मतलब 2 पॉलन गैमीट आते हैं, तो एक तो एग के साथ फर्टिलाइज कर देता है जो कि ओवा बना देता है, गैमीट बना देता है, जाइगोट बना देता है आगे जाके, फिर एम्ब्रियो, फिर वो नया प्लांट बनाने में। और दूसरा पार्ट जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, जो कि फ्यूज करने के बाद जो कि एंडोस्पर्म बनाता है, जो कि इस बन रहे ओवा को या बढ़ रहे ओवा को न्यूट्रिशन सप्लाई करे ताकि वो जीवित रह सके। तो ये बन जाता है एंडोस्पर्म, तो इसी को एंडोस्पर्म कहते हैं। तो यही था बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट। तो मैंने एंडोस्पर्म का मतलब अभी बताया, तो मैं इस टेस्ट का मतलब भी बता देता हूँ। मैंने उसको क्लियरिटी के लिए बताया था, जिसको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं तो वो पार्ट नहीं था सिलेबस का, यहाँ बस टेस्ट के बारे में जानना था। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के अंदर स्टार्च होता है, जहाँ पे भाई मतलब क्योंकि वही न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा। स्टार्च जानते हैं ना, वो जो कि जैसे ग्लूकोज होता है C6H12O11, वैसे ही स्टार्च होता है C12H22O11, ऐसे जो कि न्यूट्रिशन सप्लाई करने के काम आता है ताकि प्लांट की ग्रोथ होती रहे बराबर से। अब आ जाते हैं इसके पूरे भाग को लिख लेते हैं। ये बाहरी लेयर जो एंडोस्पर्म की सबसे बाहरी लेयर होती है, जस्ट बाहरी लेयर, इसे हम लोग कहते हैं एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन क्या होती है, एक ही प्रोटीनिशियस लेयर होती है, प्रोटीन से बनी हुई लेयर, ठीक है। इसमें कौन सा एंजाइम होता है, इसमें एंजाइम होता है एमाइलेज। जब इस एंडोस्पर्म पे यानी सीड पे या फिर एंडोस्पर्म जो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, इस पे हम गिबरेलिक एसिड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो स्टार्च होता है यानी ये एंडोस्पर्म के अंदर का जो स्टोर्ड पार्ट एनर्जी फॉर्म में या फिर स्टार्च फॉर्म में जो कि आगे एनर्जी देगा, वो क्या होता है, स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में। स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में लेटर कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज।
तो यही एक टेस्ट था जानने के लिए। दो टेस्ट थे, पहला पी प्लांट जो छोटा पौधा हो उस पर अगर हम गिबरेलिक एसिड डाल देते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। दूसरा बार्ली एंडोस्पर्म टेस्ट जो कि एंडोस्पर्म में अगर हम गिबरेलिक एसिड अप्लाई कर देते हैं, ये गिबरेलिक एसिड अप्लाई कर देते हैं तो हमें जो पहले जो स्टार्च होता है वो पहले माल्टोज में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो फाइनल जो मिलता है वो ग्लूकोज। तो मतलब स्टार्च सीधा सीधा कह दें ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया फाइनल, इनिशियल से फाइनल ग्लूकोज अगर मिल गया तो मतलब ये दो टेस्ट है जिससे पता लगा कि जो हमने अप्लाई किया वो गिबरेलिक एसिड ही था। ये कंफर्मेशन टेस्ट था। ठीक है, अब हम गिबरेलिक एसिड के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ गिबरेलिक एसिड, एग्जाम्पल ऑफ गिबरेलिक एसिड। जो गिबरेलिक एसिड का एग्जाम्पल है वो है, मतलब बहुत सारे हैं, कम से कम enormous amount of gibberellic acid, more than 100, enormous amount of gibberellic acid. There are many gibberellic acid, more than 100. There are more than 100 gibberellic acid जो अभी तक खोजे गए, more than 100 gibberellic acid found in plant, जो कि पौधे में खोजे गए हैं। तो जिसका हम लोग गिबरेलिक एसिड का नाम ऐसे देते हैं ना, GA1, GA2, GA3, GA, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे लंबा। तो जब जो सबसे पहला गिबरेलिक एसिड खोजा गया था वो GA3 था। ऐसा नहीं है कि GA1 सीक्वेंस वाइज नाम दे दिए, वो पहले खोज दिए तो नाम दे दिए गिबरेलिक एसिड। जब बाद में उसको मतलब जिस सीक्वेंस से नाम दे रहे थे, किसी में ज़्यादा एंजाइम किसी में कम एंजाइम, उस एंजाइम के हिसाब से जो पहले पाया गया था जो गिबरेलिक एसिड 3 था, फर्स्ट डिस्कवर्ड गिबरेलिक एसिड कौन सा था? गिबरेलिक एसिड 3rd। बस इतना ही पढ़ना था। जो टेस्ट थे वो मैंने बता दिया। डॉर्फ प्लांट को बढ़ाने के लिए काम आ जा रहा है तो गिबरेलिक एसिड है। दूसरा एंडोस्पर्म में जो स्टार्च होता है अगर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे रहा है तो गिबरेलिक एसिड है। इन दो तरीके से हम जान लेते हैं कि वो जो सब्सटेंट था वो गिबरेलिक एसिड ही था। अब हम इसके रोल पढ़ लेते हैं। टेस्ट पढ़ लिए हमने, इसको आइसोलेट करने पढ़ लिया। सबसे पहले किसने खोजा था? ई क्यूरोसोवा, जो कि एक जापानीज साइंटिस्ट थे जो कि राइस प्लांट पे काम कर रहे थे, उन्होंने खोजा। ठीक है, मैं एक बार रिकैप दे देता हूं अगर आप चाहें तो। गिबरेलिक एसिड को सबसे पहले ई क्यूरोसोवा नामक साइंटिस्ट ने खोजा जो कि एक राइस प्लांट पे काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ फंगस आके उस पौधे पे लग गए जिसकी वजह से उस प्लांट की तो हाइट बहुत ज़्यादा हो जा रही है लेकिन उसमें सीड्स नहीं बन पा रहे हैं, जो कि अपने आने वाली प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, यानी स्टेराइल हो जा रहा है प्लांट। तो कुछ अच्छाइयाँ थी कि लेंथ लंबी हो गई, तो कुछ बुराइयाँ थी कि वो स्टेराइल हो जा रहा है। तो इसका कहीं कहीं फायदा भी हो जाता है, जैसे कुछ जगह सीड्स नहीं चाहिए होते हैं और उन प्लांट को चाहिए होता है तो वहाँ पे इनका फ़ायदा हो जाता है। कुछ की प्लांट की नोड जो होती है वहाँ ये बनते हैं और सीड्स में बनते हैं। इसको बनाने में मदद कौन कर सकता है? डाइटरपीन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि 20 कार्बन का एक तरह का कंपाउंड होता है। उसके बाद इसको टेस्ट करने के 2 मेथड थे। डॉर्फ पी प्लांट को बढ़ाने के लिए अगर कोई एसिड अप्लाई किया गया और वो बढ़ गया तो मतलब वो गिबरेलिक एसिड था। दूसरा एंडोस्पर्म को लिया गया और उस पर वो गिबरेलिक एसिड अप्लाई किया गया और वो स्टार्च से ग्लूकोज में, पहले माल्टोज फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया तो मतलब वो गिबरेलिक एसिड ही था। ये 2 मेथड थे और सबसे पहला गिबरेलिक एसिड जो पाया गया था वो गिबरेलिक एसिड 3 था। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी थी, इतना नोट डाउन कर लीजिए। पलट देता हूँ। अब इसके रोल पढ़ लेते हैं। गिबरेलिक एसिड के रोल कौन कौन से हैं? रोल ऑफ गिबरेलिक एसिड, रोल ऑफ गिबरेलिक एसिड। ठीक है, तो जो पहला रोल है वो लेंथ बढ़ाने में काम आ रहा है। तो इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट्स या फिर फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल फ्रूट्स, जैसे कि ग्रेप्स वगैरह में जितनी ज़्यादा लेंथ रहेगी ना उतने ज़्यादा ग्रेप्स बनेंगे। जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा ग्रेप्स। ऐसे लंबे लंबे अंगूर लगे नहीं होते गुच्छे में, जितनी ज़्यादा लेंथ रहेगी उसी हिसाब से अंगूर निकलेंगे। जितनी छोटी लेंथ रहेगी तो उतने कम अंगूर निकलेंगे। तो पहला कि ग्रेप्स वगैरह में जब इसको अप्लाई किया गया, गिबरेलिक एसिड अप्लाई किया गया तो उसकी लेंथ बढ़ गई, तो इंक्रीज लेंथ ऑफ फ्रूट्स या प्लांट जैसे ग्रेप वगैरह में। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था इसका फीचर, जो रोल था वो था कि जो साइज और शेप था फ्रूट का वो बढ़ा देता था। यानी जैसे एप्पल वगैरह है, एप्पल इसका ये शेप होता है ऐसे। ठीक है, तो मान लो कोई टेढ़ा एप्पल हो जा रहा है ऐसे, तो उस पर अगर गिबरेलिक एसिड अप्लाई कर दिए तो उसका जो शेप होगा वो एकदम परफेक्ट शेप में आ जाएगा। तो दूसरा रोल लिख लेते हैं, इम्प्रूव शेप एंड साइज ऑफ प्लांट, इम्प्रूव शेप एंड साइज ऑफ फ्रूट्स। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एप्पल हो गया और बहुत सारे प्लांट्स हो गए, एप्पल हो गया, पियर हो गया। तीसरा फीचर लिख लेते हैं कि जो पकने का टाइम होता है, कुछ कुछ पौधे होते हैं जिनको पकने में, यानी
मतलब बड़े होने में, मैच्योर होने में। राइपनिंग का मतलब होता है पकने में बहुत टाइम लगता है, या फिर बड़े होने में टाइम लगता है, तो उसको जल्दी पका देते हैं। तो इंक्रीज राइपनिंग पीरियड ऑफ फ्रूट्स ऑन ट्री। इंक्रीज राइपनिंग पीरियड ऑफ फ्रूट्स ऑन ट्री। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि जो राइपनिंग पीरियड का मतलब ये नहीं होता कि जल्दी पका देता है। राइपनिंग पीरियड का मतलब होता है कि जो पकने का टाइम है उसको बढ़ा देता है। जैसे पहले 2 दिन में पक जाता था, अगर हम गिबरेलिक एसिड डाल देंगे तो फिर 4 दिन में पकेगा। अब इसका फायदा ये होगा कि जैसे केले हैं या फिर कोई भी फ्रूट्स है, एप्पल है या फिर कोई भी फ्रूट है, वो मान लो जम्मू से लेकर दूसरे स्टेट में, उत्तराखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ट्रक वगैरह में जाम लगा रहता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो अगर हम गिबरेलिक एसिड स्प्रे कर देते हैं तो वो जल्दी नहीं पकेगा, देर में पकेगा, जिसकी वजह से जो जितने फ्रूट्स रहेंगे वो बचे रह जाएंगे, यानी सड़ेगा नहीं, और जो उससे जो प्रॉफिट कमाना रहेगा, जो उसका मालिक रहेगा ओनर, अच्छे से प्रॉफिट कमा पाएगा। तो ये फायदा है कि उसके देर में पकेगा तो इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। मान लो ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा टाइम भी लग गया तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा, जो कस्टमर होगा उसका भी और जो सेलर होगा उसका भी। तो ये खासियत है। और चौथा जो है वो है कि चौथा रोल है कि इंक्रीज स्पीड ऑफ सीड डेवलपमेंट इन कॉनिफर प्लांट। जैसे हैसनिंग, हैसन मतलब होता है किसी चीज को जल्दी कराना है, हैसनिंग, और उसका मतलब लिख लेते हैं इंक्रीज सीड डेवलपमेंट इन कॉनिफर प्लांट। एक कॉनिफर प्लांट होता है, एक पौधा होता है जिसको कहते हैं कॉनिफर। उसमें क्या होता है, बहुत देर में बीज उगते हैं। इंक्रीज सीड डेवलपमेंट इन कॉनिफर प्लांट, उसमें बहुत देर में सीड उगते हैं। लेकिन अगर हम गिबरेलिक एसिड को उस पर स्प्रे कर देते हैं, उस पर डाल देते हैं, तो जो टाइम पीरियड होगा, मान लो पहले सीड 1 महीने में आ रहा था तो आप 15 दिन में आ जाएगा बहुत, या फिर 20 दिन में आ जाएगा, कम टाइम में जल्दी सीड आ जाएंगे। तो लिख लीजिए सॉल्टेंस या फिर टाइम ड्यूरेशन, डिक्रीज टाइम ड्यूरेशन या फिर सॉल्टेंस वेजिटेटिव और जुवनाइल फेस। मतलब वो फेस जिसमें सीड डेवलप हो रही थी उसी को कहते हैं जुवनाइल फेस, उसको घटा देता है बस। मतलब कॉनिफर प्लांट में जो सीड डेवलपमेंट का टाइम ड्यूरेशन था उसको घटा देता है जब गिबरेलिक एसिड डाल देते हैं। हेजन का मतलब होता है टाइम पीरियड को घटा देना। और 5वां रोल लिख लेते हैं जो कि है माल्टिंग। जानते हैं माल्टिंग? जैसे हम लोग किसी चीज़ को भिगो देते हैं, जैसे गेहूँ हो गया या फिर गेहूँ हो गया या फिर चना हो गया। अगर हम लोग इसको भिगो देते हैं और उसके बाद निकालते हैं जब बाहर, तो जब निकालते हैं तो उसमें से आखा निकलने लगता है। उसी तरीके से जो बार्ले एक तरह का प्लांट होता है जो कि माल्ट आगे जाके दारू बनाने में या फिर बियर इंडस्ट्री में काम आता है, उसमें जो पहले उसको भिगोते हैं फिर उसमें से जब आखा निकलता है, आखा निकलने में टाइम लगता है, तो उसको उसका जो ड्यूरेशन होता है उसको घटा देता है, जल्दी ये काम कराता है आखा निकालने वाला। तो ये लिख लीजिए प्रमोट माल्टिंग, प्रमोट माल्टिंग इन बार्ले सीड्स। जो कि कहाँ पे काम आते हैं, हेल्प इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, जो कि आगे अल्कोहल वगैरह दारू वगैरह बनाते हैं उसमें काम आता है। हेल्प इन माल्टिंग का मतलब यही हुआ कि उसको भिगोकर किसी चीज़ को और निकाल लेना, फिर उसमें से जो आखा या फिर जो स्प्राउट्स निकल रहा हो उस टाइम पीरियड में उसको टाइम निकलने में टाइम लगता है, तो उसको ये जल्दी जल्दी प्रमोट करता है, जल्दी जल्दी निकालता है, जिसकी वजह से वो आगे जाके ब्रूइंग इंडस्ट्री में उसको अल्कोहल बनाने में काम आए या फिर बाकी जो प्रोसेस बनाना हो उसमें काम आए। और छठा रोल लिख लेते हैं। छठा रोल है कि जो गन्ना होता है, आपने गन्ना देखा होगा, शुगर केन का प्लांट, ये इसे नोट कहते हैं, और जो बीच में खाली जगह रहती है उसे इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, ये नोड हो गया, और जो खाली जगह रहती है उसे इंटरनोड कहते हैं। तो जो इंटरनोड होता है इसे बढ़ाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो बीच वाला पार्ट रहेगा, जैसे ये 2 नोड के बीच का पार्ट है गन्ने में, कोई मान लो इतना बड़ा पार्ट है, मैंने गिबरेलिक एसिड डाला वो इतना हो गया, तो मतलब इसमें रस की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, प्लांट उस हिसाब से ज़्यादा बढ़ गया, तो उसमें से ज़्यादा रस हम लोग को निकलेगा। रस निकलने का मतलब कि हम उससे चीनी बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, या फिर गन्ने का रस पी सकते हैं। तो उसमें यह मदद करता है उसकी लेंथ बढ़ाने में, तो इंटर नोट को बढ़ाने में, यानी 2 नोट के बीच की जो जगह होती है उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो हेल्प इन
हेल्प इन इंटरनोड एलोंगेशन ऑफ शुगर केन प्लांट, हेल्प इन इंटरनोड एलोंगेशन ऑफ शुगर प्लांट। और छठा रोल लिख लेते हैं, मतलब सातवां रोल लिख लेते हैं कि जो कैबेज देखा है यानी गोभी का पत्ता, पत्ता गोभी जिसे कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऐसे 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 पत्ता निकला होता है, फिर ऐसे ये गांठ होती है, फिर पत्ता निकला होता है। तो ये गांठ का पत्ता जहाँ से निकलता है वो नोड से निकलता है। तो जितना ज़्यादा नोड रहेगा उतना ज़्यादा पत्ता निकलेगा, उतना ज़्यादा मतलब उसका वेट होगा, फिर उसकी सेलिंग भी उसी अमाउंट से होगी, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लोगों को भी खाने में उतना ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। तो जो ये बीच में गैप रहता है, ठीक है, ये जो बीच में गैप रहता है, ये गठीला पार्ट जो निकलता है पत्ता गोभी में, इस गठीले पार्ट को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं बोल्टिंग। बोल्टिंग मतलब ये गठीले पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में बनाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस गठीले पार्ट से पत्ते निकले। तो लिख लीजिए, इंक्रीज, जैसे गन्ने में इंटरनोड को बढ़ा रहा था, वैसे यहाँ पे इंटरनोड को नहीं बढ़ाएगा, उस गठीले पार्ट को बढ़ाएगा, ताकि उस गठीले पार्ट से ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते निकल सके और ज़्यादा से ज़्यादा उस पत्ता गोभी का अमाउंट बन सके। तो इंक्रीज बोल्टिंग इन कैबेज प्लांट, इन कैबेज मतलब पत्ता गोभी, कैबेज प्लांट। तो जिसकी वजह से उसका भारीपन ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा पत्ती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खा सकेंगे, उसकी ज़्यादा सब्जी बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खा सकेंगे। बस यही मतलब है इंक्रीज बोल्टिंग इन कैबेज प्लांट। इंक्रीज इंटरनोड मतलब वो बीच की जो जगह होती है उसको बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रस निकले। माल्टिंग मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें पहले पानी भिगोते हैं, फिर उसे सुखाते हैं, फिर जो आखा निकलता है वहाँ से उसको ब्रीविंग इंडस्ट्री में ले जाकर उससे अल्कोहल वगैरह बनाते हैं। तो जो आखा निकलने का टाइम होता है, यानी सुखाने के बाद का जो प्रोसेस होता है, उस चने का जो ये पार्ट होता है, ये माल्टिंग, यानी इस प्रोसेस को निकलने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको घटा देता है और जल्दी निकालता है। तो यही हो गया कि मैं यहाँ चने का एग्जांपल दिया हूँ। यहाँ होगा बाल्ले, एक तरह की सीड्स होती है, एक तरह का प्लांट होता है जो कि माल्टिंग प्रोसेस में काम आता है, यानी आखा निकालता है, उससे जाके आगे ब्रीविंग इंडस्ट्री में दारू वगैरह बनती है। और हैसनिंग मतलब टाइम ड्यूरेशन को घटा देना। कॉनिफर प्लांट में जो सीड बनने का टाइम ड्यूरेशन होता है उसको घटा के जल्दी सीड बनाता है। जो टाइम पीरियड होता है कुछ फ्रूट्स को पकाने का, उसको बढ़ा देता है, ताकि जब वो मान लो जम्मू कश्मीर से मैं सेब लेकर उत्तराखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में आ रहा हूँ और बीच में जाम लग गया तो सेब सड़ने लग जाएगा, तो लॉस होगा, उससे कस्टमर का भी लॉस होगा और जो सेलर होगा उसका भी लॉस होगा। तो दोनों को लॉस को बचाने के लिए उसको जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसको बढ़ा देगा। मतलब पहले 2 दिन में पक जा रहा था तो अब 4 दिन में पकेगा। मान लो जाम भी लग गया तो वहाँ पे लेट में जाके पकेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और दूसरा शेप एंड साइज बढ़िया कर देता है, साइज भी बढ़िया कर देता है। मान लो टेढ़ा मेढ़ा एप्पल हो रहा था ऐसे, तो गिबलिक एसिड डाल दी तो सीधा सीधा बढ़िया एप्पल साइज का बनने लगा, सेब भी बढ़िया हो गया। और तीसरा जो हो गया, पहला रोल जो हो गया, वो ग्रेप का जो लेंथ होता है उसको बढ़ाने में काम आता है। जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा वहाँ से उतनी डाली निकलेंगी और उतना ज़्यादा अंगूर बनेगा। तो ये सारे रोल थे गिबलिक एसिड के। कुछ और एक्स्ट्रा रोल है उसको भी लिख लेते हैं। एक्स्ट्रा रोल जैसे वर्नलाइजेशन को प्रमोट करता है। वर्नलाइजेशन ऐसा प्रोसेस जैसे ठंडी वगैरह में, तो ये ठंडी आने से पहले कुछ समय पहले हम लोग जो वीट का पौधा है वो बो देते हैं, ठंडी में ऐसे पड़ा रहता है, उसके बाद जब ठंडी गुजरने लगती है तब वो उगता है। तो ऐसा टाइम ड्यूरेशन कि ठंडी में वो चीज़ें वैसी पड़ी रहें, उससे पहले हम लोग बो दिए हैं और ठंडी के जस्ट जाते हुए वो चीज़ें उगना चालू हो जाए, ठीक है। तो प्रमोट वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन मतलब एक फ्रीजर की तरह काम करना कि उसको स्टोर कर किए रहना, फिर उसके जाते ही वो सारी चीज़ें उगने लगे। पहला प्रमोट वर्नलाइजेशन, ठीक है। वर्नलाइजेशन यानी कोल्ड ट्रीटमेंट। और दूसरा प्रोसेस है फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, मतलब जितना लंबा दिन रहेगा उतने बढ़िया प्लांट या उतने बढ़िया फ्लावर होंगे, लॉन्ग डे प्लांट उसे कहते हैं। मतलब जिस फ्लावर को प्रमोट करने में या जिस फ्लावर को बनने में लेंथ की ड्यूरेशन ज़्यादा लगती हो, जैसे किसी फ्लावर को बनने में जो डे ड्यूरेशन टाइम है वो 8 घंटे लग रहा है, और किसी भी फ्लावर को बनने में या फिर उसको बढ़िया मेच्योर होने में लॉन्ग डे प्लांट जो जितनी ज़्यादा धूप चाहिए वो 12 घंटे लग रही है या फिर 9 घंटे या 10 घंटे लग रही है, तो उसे लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। तो लॉन्ग डे प्लांट को प्रमोट करता है। लॉन्ग डे प्लांट प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, प्रमोट ऑफ लॉन्ग डे प्लांट। तो ये सारे रोल थे, आप लोग लिख लीजिए।